इस बार 2.5 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे पहुँचे थे। फिर जाकर गोली मारी। हो सकता था वो 26 लोग थे, 26 में से हम लोग भी शामिल हो सकते थे। 22 अप्रैल 2025 वो खूनी दिन जिसे शायद नहीं कभी भुला सकते हैं। उस दिन हमारे 26 निर्दोष भारतीय हिंदुओं की हत्या हुई। पिछले कई सालों की तुलना में इस बार 10 गुना ज़्यादा पर्यटक वहाँ पे पहुँचे थे। इस बार करीब रिकॉर्ड था, इस बार 2.5 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे पहुँचे थे। क्योंकि उन्हें भी पता है आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से लगातार पर्यटन लगातार बढ़ रहा था कश्मीर के क्षेत्र में। इससे उन्हें क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो इजीली जो वहाँ पे उन लोग को मिल जा रहा था। पहले कश्मीर में क्या होता, आंतरिक दंगा जो होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। इसका कारण क्या था कि वहाँ पे बिल्कुल रोजगार वगैरह तो है नहीं बाहर से, और वहाँ पे पर्यटन काफ़ी कम गया था पहले। तो इस बार का अगर जो रिकॉर्ड देखा जाए तो इस बार 2.5 करोड़ से ज़्यादा इस बार पर्यटक वहाँ पे आए थे, तो पिछले 10 गुना ज़्यादा। तो इससे क्या हो रहा था कि पाकिस्तान को वहाँ पे इंडिया में अगर देखा जाए कश्मीर में, तो उनको यहाँ पे लड़का नहीं मिल रहा था ये करने के लिए। जैसे पहले क्या होता था कि पहले मतलब 100, 200, 500 रुपया दिया और वो पत्थर फेंकवाने के लिए। लेकिन इस बार क्या था कि वो पत्थर मारने वाला तो मिला नहीं था, और यही कहीं ना कहीं वो इसलिए वो टारगेट करके वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू पूछ कर मारा था, ताकि भारत में जिस तरीके से अभी देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम इस तरीके से वो भारत में राइट कराना चाहता, ताकि भारत में आपस में ही उलझ जाए, यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ पे लड़ाई शांत कराने में लग जाए और वो बाकी चीज़ों का फ़ायदा उठाते रहे। यही उसका मेन पॉलिसी था, और इस बार हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहाँ पे अगर आप देखो तो हिंदू पूछकर मारा गया था। हमारे जो उन 26 भारतीयों की जो हत्या की उन्होंने, वो धर्म पूछकर किया था। कहते हैं ना कि उन लोगों का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। होता है भाई, आप खुद देख रहे हो ना। उन्होंने क्या पूछा कि आप हिंदू हो, हिंदू एक साइड हो जाओ और मुस्लिम एक साइड हो जाओ। ये क्या था? ये धर्म ही तो था। ये धर्म पूछकर मारा गया था। बट अभी तक के अगर देखा जाए, आज मैं जिस वीडियो रिकॉर्ड कर, अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं है कि जहाँ पे इस तरीके से आंतरिक कहीं पर भी अभी तक के आंतरिक दंगा हुआ हो। तो ये हमारी एकजुटता है। पहलगांव में जो बैसारण घाटी है, जहाँ पे ये घटना हुई है, उसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो लोग वहाँ पे यही मिनी स्विट्ज़रलैंड देखने के लिए गए थे। लोग भारत के कई राज्यों से, कई अलग अलग क्षेत्रों से वहाँ पे लोग पहुँचे थे वही मिनी स्विट्ज़रलैंड देखने के लिए। उन्हीं में से एक परिवार है प्रसन्ना कुमार भट्ट। इनका भी परिवार ये भी वही मिनी स्विट्ज़रलैंड देखना चाहते। तो ये स्टोरी है वही प्रसन्ना कुमार भट्ट की, जिन्होंने इन्हें शेयर की थी। उन्होंने ये बताया है कि उनका बिल्कुल पूरा डिटेल है, वो वहाँ पे कैसे वहाँ पे बचे थे। उनका एक भाई आर्मी में है और वो आर्मी में वरिष्ठ अधिकारी है। तो उन्होंने कैसे वहाँ पे अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ से 35-40 लोगों की जान भी बचाई। तो ये कहानी है उस दिन की। ये कहानी है 22 अप्रैल 2025 की, जिस दिन वो खूनी घटना हुई। तो उससे 2 दिन पहले ये प्लान करते हैं क्यों ना पहलगांव चला जाए और वहाँ पे चल के मिनी स्विट्ज़रलैंड देखा जाए। यही सोचकर वो श्रीनगर से कैब बुक करते हैं और इसके बाद वो पहुँचते हैं बैसारण घाटी। दोपहर के 12:30 में वो श्रीनगर से बैसारण घाटी पहुँच। मौसम बहुत ही सुहाना था। लोग वहाँ पे बहुत सारे भीड़ थे, बहुत सारे क्राउड थे। लोग यही मिनी स्विट्ज़रलैंड देखने आए थे, और ये भी परिवार थे, वो भी मिनी स्विट्ज़रलैंड ही देखने आए थे। इसके बाद वो पोनी राइड लेते हैं। 1:35 में वो बैसारण घाटी पहुँचते हैं। रास्ता बिल्कुल कीचड़ से भरा हुआ था। बगल में साइड में देखा है तो बड़े बड़े चीड़ के पेड़, वो पथरीली रास्ता, और मौसम काफ़ी सुहाना था। और मानो हवा में घुला एक अलग ही जादू था। और ये जादुई किस्से वहाँ पे 2 स्थानीय गाइड इन्हें वो जादुई किस्से सुना रहे थे। ये भी मंत्रमुग्ध थे। इन्हें भी ये लालसा था कि चलो यार आज देखना है मिनी स्विट्ज़रलैंड। लेकिन इन्हें कहाँ पता था क्या क्या होने वाला। हम भी बाकी पर्यटकों की तरह वो मुख्य द्वार से अंदर गए। अंदर जाने के बाद बाएं साइड में मैंने देखा कि वहाँ पे कैफ़े है। वहाँ पे जब हम चारों लोग वहाँ पे कैफ़े में बैठे, वहाँ पे चाय कहवा खाएँ। इसके बाद बाहर के मौसम का मस्त नज़ारा था, वो देख रहे थे। हमने सोचा थोड़ी बहुत पिक्चर क्लिक किया जाए। जब मैंने घड़ी देखा तो वहाँ उस समय 2 बज रहे थे, दोपहर के 2 बज रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत पिक्चर क्लिक कर लिया जाए। जैसे ही मैंने बाहर निकला थोड़ा बहुत पिक्चर ही लिया था। इसको पता नहीं ऐसा मतलब कौन सी ऐसी एनर्जी आई थी यार, जो लगातार ये नहीं पता, मतलब लोग आगे जा रहे हैं। जैसे मेन गेट से जब मैंने अंदर गया, जब मेन गेट से अंदर जाने के बाद वो सामने नहीं जाकर बल्कि हम पीछे ही गए। पता नहीं ऐसी कौन सी एनर्जी थी उस समय जो मुझे लगातार वो पीछे ले जा रही थी। तो वो मेन गेट से मैंने पीछे गया और इतने में ही चीख पुकार की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो बाहर हमें लगा ऐसा कि कोई हो सकता है कोई गिर गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। ज़्यादा कुछ तो ऐसा एक्सपेक्ट किए नहीं थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। इतने में ही कुछ थोड़ा सा आवाज़ आया, कुछ गोली चलने की आवाज़ थी। तो उस समय भी समझ में नहीं आया था कि ऐसा हुआ क्या। इतने में ही उधर से एक गाइड आ रहे थे, वो भागे भागे आ रहे थे वहाँ पे लोकल। वो बोल रहा है कि भागो भागो भागो, बंदूकधारी आ गए। इतना ही समझ ही बात है कि इतना में ही गोली की आवाज़ सुनने में आया। तो बिल्कुल घबरा सा गए थे कि ऐसा क्या हो गया यार यहाँ पे। मेरा भाई आर्मी में है, तो वो इस चीज़ को फ़ौरन समझ गया। उसे लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो सामने से एक बंदा आया, वो बताया कि भागो भागो भागो, बंदूकधारी आ गया है। इसके बाद गोली चलने की आवाज़, वो स्थिति को समझ गया था। वो क्या किया कि
और वहाँ पे अगर उस लोकेशन को देखा जाए तो सामने से बिल्कुल पहले तो ग्राउंड जैसा है, फिर साइड में वो पेड़ है, और हम लोग मेन गेट से हम लोग पीछे थे। पता नहीं ऐसा क्या था, हो सकता है कोई किस्मत होगा हम लोग का अच्छा, जो वहाँ पे सामने नहीं जाकर बल्कि हम लोग मुख्य गेट से पीछे ही थे। तो मेरा भाई वहाँ पे पास में ही झाड़ी था और जो पेड़ है, तो सब लोग को यही बताया कि धीरे धीरे करके जो भी है वो सब जल्दी जल्दी पेड़ के पीछे छुप जाए या झाड़ी के पीछे छुप जाए। तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया, वो जैसा जैसा हमें गाइड करता रहा हम उसके पीछे जाकर छुप गए। करीब हम लोग 35-40 लोग होंगे वहाँ पे जो जाकर छुप गए थे। सारे लोग बिल्कुल घबरा से गया था। तो भाई ने सबको बोला कि पहले एकदम शांत रहो, नहीं तो कुछ यहाँ पे भी हो सकता है। तो क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि वो टेररिस्ट हैं, वो कहाँ पे है, हो सकता है कि हमारे आगे पीछे इधर उधर ही हो। तो इस वजह से वो बोले बिल्कुल कि एकदम शांत रहो और आराम से चुपचाप छुपे रहो, यहीं पे छुपे रहो जब तक कि स्थिति कुछ समझ में आए। तो हम लोग तब तक वहीं पे छुपे रहे, जैसा जैसा भाई बताता रहा हम लोग वैसा ही करते रहे। हम लोग से दूर वही गोली चलने की आवाज़, मतलब अजीब सा लग रहा था उसमें, ऐसा लग रहा था जैसे मौत ना सर पे बिल्कुल मंडरा सा रहा है, कब हमारी बारी आ जाए। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है यार, अगले ही टाइम क्या हो जाएगा। हम लोगों ने तो यहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड देखने आया था, हमें कहाँ पता था कि ये होने वाला है। और उस टाइम पे हम लोग को ज़्यादा पता नहीं था कि वहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअल में कितनी जाने गई है, क्या हुआ है, ये हम लोग सोचे भी नहीं थे। हम लोग करीब वहाँ पे 20 मिनट रुके रहे। इसके बाद वहाँ पे एक स्थानीय गाइड था, हम लोग उससे पूछे कि नीचे जाने का रास्ता, वो बताया कि नीचे जाने का रास्ता यहाँ से ढलकर है। वहाँ से बिल्कुल कीचड़ वाला रास्ता था, ढलान थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे जैसे तैसे करके वहाँ पे पहुँचा और धीरे धीरे एक एक करके बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से पहले भाई ने वो बच्चे को आए किया, फिर महिलाएं थी, इसके बाद बाकी लोग थे, फिर हम लोग सारा परिवार थे, फिर मेरा भाई जो था वो मेरे पीछे था। तो वो सबको गाइड करता रहा और आराम से हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग नीचे उतरे। थोड़ी दूर नीचे चलने के बाद जैसे ही हम नीचे पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस, स्थानीय जो लोग थे वो हम लोग की मदद किए, वहाँ से हम लोग को निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले गए। इतनी यहाँ पे जाने गई है। जब हम लोग को पता चला कि बैसारन घाटी में जहाँ हम लोग रुके थे, जहाँ पे गोलियाँ चली थी, वहाँ पे 26 लोगों की जान गई थी और 20 से ज़्यादा लोग घायल थे। ये सोचने के बाद अंदर से ना रूह सा काँप गया था। इसकी डर अब तक से बैठ सी गई है, इसकी डर अब तक की मतलब नहीं निकल पा रहा है कि ये एकदम से ही आंखों के सामने आ जा रहा है यार। जैसे ही आंख बंद करते ना तो ये सारा पिक्चर एकदम सामने आ जाता। पता नहीं ऐसा उस टाइम क्या होने वाला था हम लोग के साथ, हमारी किस्मत कैसी थी। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम मेन गेट से हम अंदर नहीं गए, वापस से पीछे की ओर आए। हमारे साथ मेरा भाई था जो आर्मी में था, वो हमारे साथ 35-40 लोग को लेकर नीचे आया था। तो ये एकदम से ये ना सारा विजुअलाइज हो जा रहा सामने, एकदम बिल्कुल आँख के सामने कि हम कैसे वहाँ पर बच कर आए थे। आज जब पीछे मुड़ के देखते तो मानो दिल दहल सा जाता है। पता नहीं उस दिन क्या होने वाला था हम लोग के साथ, पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो हमें मेन गेट से अंदर नहीं जाने को बल्कि पीछे ही थे। हो सकता था वो 26 लोग थे, 26 में से हम लोग भी शामिल हो सकते थे। कहते हैं ना, एक छोटी सी देर या कुछ एक छोटा सा फैसला आपकी किस्मत बदल देती है। तो ये कहानी थी प्रसन्ना कुमारी भट्ट की, जिन्होंने शेयर की थी। अगर आप एक बच्चे की वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये बताया, बच्चा ने वो ये बताया कि वहाँ पर घटना में हुआ क्या था। वो बताया कि हिंदू एक साइड हो जाओ, हिंदू एक साइड, मुस्लिम एक साइड हो जाओ। बाकी लोगों से उन्होंने कलमा पढ़ाया, किन्हीं की पैंट उतार कर चेक किया था, फिर जाकर गोली मारे। तो इससे ये पता चलता है कश्मीर में आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद से लगातार वहाँ पे पर्यटक बढ़ रहा है, पर्यटन क्षेत्र में लगातार वहाँ पे ग्रोथ है। इस बार 10x की रफ्तार से वहाँ पे ग्रोथ बढ़ा है यार पर्यटन में। इस बार एक अनुमान है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं, 2.5 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पे पर्यटन गए थे। तो इस वजह से वहाँ पे क्या रहा कि वो जो कश्मीरी जो थे वो 100, 200, 500 रुपये में जो पत्थर मारने पे मजबूर थे, अभी क्या था कि उनको एक अच्छा सा रोज़गार मिल गया था। वो डेली के 1000-1500 रुपये कमा रहे थे, महीने के 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे थे और वो बिल्कुल बिंदास अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। और यही चीज़ें बगल वाले पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। वहाँ जो टेररिस्ट का जो ग्रुप वहाँ पर जो लोकल है उनको पैसे दिए और उनको भड़काते थे। यहाँ पर हमारी जो आर्मी है उस पर पत्थर मरवाते थे। तो ये करने के लिए उनको मिल नहीं रहा था, अब वो करे तो क्या। तो इस वजह से उन्होंने अपने टेररिस्ट को यहाँ पे भेजा और ये पूछ कर मारा कि यहाँ पे हिंदू, अगर इस चीज़ को अगर आप समझोगे तो वहाँ पे सिर्फ हिंदू की हत्या की गई थी। और इससे ये साबित होता था कि हिंदू और मुस्लिम में वो राइट कराना चाहते थे, वो आपस में लड़ाना चाहते थे ताकि यहाँ का जो पर्यटक जो है यहाँ पे आना बंद करें और कश्मीर का जो सारा जो इकोसिस्टम जो था वो सारा कोलैप्स हो। ये जो पर्यटक क्षेत्र में लगातार जो ग्रोथ हो रही थी, और वो ऐसा अगर शुरुआत के कुछ दिन देखा जाए तो ऐसा हुआ भी, क्योंकि वहाँ पे उसी रात को जिस समय ये घटना हुई थी उस समय तक 80% से ज़्यादा जो होटल थे वो खाली हो गए थे, बाकी के काफ़ी समय तक वहाँ पे बंद पड़ा रहा। लेकिन ये अच्छी चीज़ हुई हम भारतीयों के बीच में
कि हम लोगों ने एकजुटता को बनाए रखा। हम लोग आपस में कभी लड़ाई नहीं की। हम वो जो चाहते थे कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में राइट हो, अलग अलग क्षेत्रों में आपस में लोग लड़ जाएं, और इससे सरकार का जो ध्यान था वो बाकी चीज़ों से हटकर यहाँ के जो लोकल है उसको शांत कराने में लग जाए, और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाना चाहते थे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हम सब एक हैं। अभी सिर्फ यही हम कर सकते हैं, जो भी लोग हो वो आपस में बिल्कुल शांति बनाए रखें। अभी अपना गवर्नमेंट पे भरोसा रखें। अगर हम उन्हें चुन कर अगर वहाँ पे भेजे हैं, ये हम लोग के द्वारा तो चुना गया है ना। अगर हमें अपने गवर्नमेंट पे अगर भरोसा है तो हम लोग गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। अभी हम लोग हमारी जो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है, हमें उनको शांतिपूर्ण तरीके से भी देखना है, समझना है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है यार, हम लोग के लिए ही अच्छा करेंगे। इस चीज़ को पहले समझना होगा हम लोग को। पहले जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे डिजिटल बैन, अभी वहाँ के बहुत सारे यूट्यूबर थे, वो अभी पहले तो क्रिकेट खेलते थे तो फालतू के बकवास किया करते थे। अभी क्या था, शोएब अख्तर हो गया, वो शाहिद अफरीदी, वो कितना उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहा है। अब इस तरीके से वहाँ का जितना भी जो भी था यूट्यूब से अच्छा खासा हम लोग अर्न कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों के पास तो करने को कुछ है नहीं ना, तो वहाँ कुछ करने को काम है ना, तो ऐसा कुछ है। तो इन लोग एक बड़ा सा पैसा बड़ा सा जो अमाउंट था वो इंडिया से ही ले रहे थे। अगर आप उनकी वीडियो देखो ना, तो ज़्यादातर उनका व्यूअरशिप जो आ रही थी वो इंडिया से रिलेटेड थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो डिजिटल बैन लगा दिया। वहाँ का जो भी कंटेंट था वो भारतीय लोग नहीं देख पाएंगे। इससे नहीं देखने से क्या होगा कि उनका, आप जाकर अभी उनका चैनल देखो कितना बुरे तरीके से हैं। तो इस वजह से उनका अर्निंग कम हो गया। और हमें एक सच्चे भारतीय की तरह हम लोग एकजुट एक साथ होकर अभी खड़े रहना है, क्योंकि अभी ये आपस में लड़ने का समय नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। शांति बनाए रखें।